जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 9th क्लास की NCERT का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आज हम इसमें देखेंगे कि यूरोप में समाजवाद का उदय किस प्रकार होता है और इसी के साथ रूसी क्रांति किस तरह से होती है। तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत की गई है सामाजिक परिवर्तन का युग के साथ, कि समाज में परिवर्तन जो है वो किस तरह से होता है। तो पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता एवं समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। यानी कि जब हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी तो हमने उसके बाद देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो समानता और स्वतंत्रता के जो विचार थे वो पूरे लगभग यूरोप में ही वहाँ पर उनके बारे में पढ़ा जाने लगा, उनके बारे में विचार वो फैलने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा था। तो हमने देखा था कि जो समाज हुआ करता था फ्रांसी, वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था और समाज की आर्थिक और जो सामाजिक सत्ता थी उस पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। जो इसमें जो सामाजिक सत्ता थी और इसी के साथ जो आर्थिक सत्ता थी, इस पर किसका नियंत्रण था? तो जो कुलीन वर्ग था और चर्च था, इसका नियंत्रण रहता था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना भी क्या दिखाई देने लगता है? संभव दिखाई देने लगा। फिर इसके बाद यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा जो थी वो छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। तो भारत में एक तो राजा राममोहन राय और डेरेजियो, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यानी क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। यानी कि जब लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता लगा, लोगों ने इनके बारे में पढ़ा और जाना, तो लोग इस राह पर चलने लगे, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करने लगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मगर यूरोप में सभी लोग आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यानी कि जो सभी लोग थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। आमूल समाज जो था वो परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इस सवाल पर सबकी जो राय थी वो अलग अलग थी। बहुत सारे लोग ये बदलाव के लिए तैयार थे, यानी कि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बदलाव के लिए वो तैयार थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि यह जो बदलाव हो वो धीरे धीरे हो। यानी कि बहुत सारे लोग क्या थे, वो चाहते थे कि बदलाव तो हो लेकिन ये एकदम से ना हो, ये बदलाव जो हो वो धीरे धीरे हो। और एक खेमा ये मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। यानी कि कुछ लोग ये मानते थे कि समाज का आमूल जो पुनर्गठन है वो होना उसका ज़रूरी है। और कुछ रूढ़िवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट्स जो थे, जो कुछ उदारवादी या लिबरल्स या फिर आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल, ये समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का आखिर क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का जो अर्थ है हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है। यानी कि एक ही नहीं होता, इनका मतलब काल के यानी कि समय के अनुसार इनका अर्थ भी बदलता रहता है और परिवेश के अनुसार भी इनका शब्द का अर्थ बदलता रहता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। और इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई जो क्रांति थी, इसके फलस्वरूप समाजवाद और 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का ये हिस्सा बन गया। तो हम देखेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या है। तो यहाँ पर समाज में परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। यानी कि जो लोग समाज में परिवर्तन चाहते थे उनमें से जो एक ग्रुप था वो उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो ये जो उदारवादी लोग थे ये चाहते थे कि सबको सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और सभी को जगह मिलना चाहिए, सम्मान जगह मिले। और
ये ऐसा चाहने वाले थे उदारवादी, जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले, ऐसी सोच रखते थे। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि उस टाइम पर क्या था कि किसी एक धर्म के ही जो वहाँ पर एक धर्म को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। यानी कि ब्रिटेन की सरकार जो थी वो तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, और ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो लोग वो थे समर्थक, वो किसका समर्थन करते थे? वो कैथोलिक चर्च होते थे उनका समर्थक थे वो लोग। तो उदारवादी समूह ये वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यानी कि जो वंश के आधार पर सत्ता चली आ रही थी ये इसका भी विरोध करते थे। ये सभी के लिए समान अधिकार चाहते थे और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले, ये ऐसा चाहते थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यानी कि वो हर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा हो, इसके पक्ष में थे यहाँ पर ये लोग। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या फिर उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, कि व्यक्ति के अधिकारों को सरकार छीन ले, ये अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यानी कि उदारवादी जो लोग थे ये चाहते थे कि जो लोग हैं उनके अधिकारों को सरकार ना छीने और उनका जो शासन जो चले, यहाँ पर जो गवर्नमेंट काम करे, जो सरकार आए, उनमें भी उनका जनप्रतिनिधित्व हो, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव कोई हो जो उनकी बातों को रख सके, और न्यायालय भी यहाँ पर न्यायालय की व्यवस्था हो ताकि उसके अनुसार यहाँ पर जो कानून है वो बने और शासन कार्य चल पाए अच्छे से। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेट नहीं था। यानी कि ये लोग डेमोक्रेट्सवादी यानी कि लोकतंत्रवादी नहीं था ये वाला ग्रुप उदारवादियों का। ये लोग जो थे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर तो सभी को वोटिंग राइट दिया जाता है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन ये उदारवादी यहाँ पर लोकतंत्रवादी नहीं थे। हालांकि इनके कुछ विचार जो है वो लोकतंत्र से मिलते थे, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे कि सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। उनका मानना ये था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो ये उदारवादी क्या कहते थे कि वोट डालने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जबकि इसके विपरीत आता था रेडिकल समूह। इसके विपरीत जो रेडिकल समूह के लोग थे वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि ये लोग चाहते थे कि ज़्यादा लोग, जो बहुसंख्या है, ज़्यादा जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं उस पर काम हो। यानी कि इनका कहना था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थक हों, उनमें से जो बहुत सारे लोग थे वो महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यानी कि रेडिकल लोग जो थे इनमें बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि महिलाओं को भी मत डालने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर महिलाओं ने जो आंदोलन किया उसके समर्थक थे इनमें से। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, कि इनको जो बड़े ज़मींदार हैं या जो संपन्न उद्योगपति हैं उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, ये यहाँ पर रेडिकल्स का मानना था। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का ये विरोध जरूर करते थे। यानी कि ये कहते थे कि सही है, चलो जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, अपनी निजी संपत्ति है वो ठीक है, उसके विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही जो सारी संपत्ति हो इसका ज़रूर विरोध वो लोग करते थे। लेकिन जो रूढ़िवादी तबका है ये रेडिकल और उदारवादी ये इन दोनों के ही खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी थे आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। तो रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे वो तो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे पहले, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद उन्हें भी लगा कि बदलाव होना यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन 18वीं सदी के बाद ऐसा हो पाया जो क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी थे वो आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का ये विरोध करते थे 18वीं शताब्दी तक भी। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी तक आते आते वो भी मानने लगे कि कुछ जो परिवर्तन है वो अब आवश्यक हो गया है
परंतु वह ये चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया जो वो धीमी हो। तो रूढ़िवादी बदलाव तो चाहते थे लेकिन एकदम से नहीं, ये चाहते थे कि धीमा धीमा बदलाव है वो भी आता रहे और जो अतीत है उसको भी सम्मान से देखना चाहिए और अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से ठुकराना नहीं चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब हम देखेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर औद्योगिक समाज की स्थापना होती है और समाज में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर जो नया शब्द हम देख रहे हैं ये है मताधिकार आंदोलन। तो मताधिकार आंदोलन का मतलब है वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया जो आंदोलन है उसे हम मताधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन, ये क्या कहलाएगा? मताधिकार आंदोलन। तो औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन देखेंगे अब हम, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक था। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर गहरे ही क्या आने वाले थे? सामाजिक और आर्थिक बदलावों का ये काल कह सकते हैं, इसको युग था। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति जो थी वो भी संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, क्योंकि जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ा तो इसी के साथ साथ कारीगरों की ज़रूरत पड़ी, जिसमें महिलाओं और पुरुष दोनों ने और इसी के साथ बच्चों ने भी इन कारखानों में काम करना शुरू किया। काम के घंटे यानी पाली जो होती थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी और मजदूरी जो होती थी वो बहुत कम होती थी। बेरोजगारी उस टाइम की आम समस्या थी, यानी कि काम नहीं मिलता था और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जो गिरावट आ गई थी, औद्योगिक वस्तु की मांग में क्या आ गई थी? यहाँ पर गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी जो होती थी वो और बढ़ती जाती थी। तो जैसे जैसे यहाँ पर इनकी मांग घटती जाती तो बेरोजगारी और बढ़ती जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम जो था वो मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रैडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर जो उदारवादी थे और रैडिकल थे वो दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर ये चित्र देखेंगे, आप पहले ये चित्र देखिए, ये चित्र है 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से क्या दिखाई गई है कि किस तरह से गरीबी की वजह से यहाँ पर थोड़े थोड़े से खाने के लिए देखिए कैसे यहाँ पर इनको छीनने की कोशिश की जा रही है, इनसे मांगने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर ये कैसे यहाँ पर आराम से बैठे हैं, आराम से नहीं मतलब कि ये खाने के लिए बैठे हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि भूखमरी से परेशान है, इनके फेस एक्सप्रेशन भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भूख के मारे यहाँ पर तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर इन समस्याओं का हल खोजने की बात की जा रही थी। इसी के साथ जो लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि सबके अपने अपने थे और बहुत सारे रैडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के ज़रिए धन दौलत इकट्ठी की थी, यानी कि उन्होंने जो धन दौलत इकट्ठी की थी वो व्यापार से या औद्योगिक व्यवसायों से इन्होंने इकट्ठी की थी। तो इसलिए वो लोग ये चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और उन्हें ये भी लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे और व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था कि जन्म से मिले हुए जो विशेषाधिकार हैं इनका तो ये विरोध करते थे और ये मानते थे कि जो व्यक्ति के जो खुद के प्रयास हैं, जो उनके व्यक्तिगत प्रयास हैं, उनको महत्व दिया जाना चाहिए, उनको श्रम को, उनके काम को, उनकी उद्यमशीलता के, उनको कौशल को महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें उनका गहरा विश्वास था और इनकी मान्यता ये थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है
और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। कि अगर भाई जो सभी व्यक्तियों को अगर स्वतंत्रता दी जाएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरीबों को टाइम से काम मिलेगा, और जिनके पास संपत्ति है और वो व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें भी बेरोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो बिल्कुल यहाँ पर तरक्की होगी। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे, यानी कि इनके ही साथ वो लोग चलने लगे एक तरह से। यूरोप में फिर 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल ये आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। तो यहाँ पर 1815 के में क्या होता है कि जिस तरह की सरकारें बन रही थी उनसे लोग छुटकारा पाना चाहते थे, उसके लिए जो राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल थे इन्होंने आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में लोग थे कि अब यहाँ पर क्रांति होनी चाहिए। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। तो ये क्या करने लगे, यहाँ पर राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो ये चाहते थे कि ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जाए जहाँ पर सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब हम देखेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया। तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा वो थी समाजवाद ही थी, जिसमें हम दूर तक का देख सकते थे, दूर तक का भविष्य सोच सकते थे। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ से बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी लोग जो थे ये निजी, यानी कि जो समाजवादी विचारधारा रखते थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसके विरोधी थे जो समाजवादी थे। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था से ही सारी समस्याओं की जड़ है, और वे ऐसा मानते थे कि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। और समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो वो जो समाजवादी लोग थे ये पूरे समाज को एक तरह से साथ लेकर चलना चाहते थे। ये निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे कि ताकि अगर कोई व्यक्ति निजी संपत्ति रखेगा तो वो निजी केवल अपने फ़ायदे को देखेगा, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचेगा, वो केवल अपने और अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर सबकी संपत्ति होगी मिलीजुली तो सब उसमें मिलजुल कर काम करेंगे और सबका फ़ायदा वहाँ पर होगा। तो इस तरह का विचार रखने वाले थे यहाँ पर समाजवादी। तो कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार आखिर क्या होगा। तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। तो कुछ लोगों की इसमें थी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना, जो कि अमेरिका में है, इसमें नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, कि केवल एक ही व्यक्ति इसके काम करने से सब कुछ नहीं हो सकता। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भाई निजी तौर पे करेगा तो शायद उसको इतनी सफलता ना मिल पाए कि सामूहिक खेत बना पाए।
अकेला। लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे तो शायद ये चीज़ जो है बहुत जल्दी और आगे तक फैले। उदाहरण के लिए फ्रांस में जो लुई ब्लॉन्क था, लुई ब्लांक 1813 से 1882 तक 1813 से 1882 तक ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, क्योंकि पूंजीवादी तो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में जो सोचते हैं पूंजीवादी लोग, तो यहाँ पर ये पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, ये ऐसा चाहते थे। कोऑपरेटिव्स ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते थे? ये वो होते थे जो कि समूह के लिए मिलकर चीज़ें बनाते थे, ये कोऑपरेटिव्स होते थे। और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। और ये क्या करते थे कि जो मुनाफा होता था उसमें प्रत्येक सदस्य अपने अपने काम के हिसाब से उस मुनाफे को बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 95, इनने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। तो इन्होंने भी इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का ये विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो समाज है, जो इंडस्ट्री लगाता है, यानी कि औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। भाई जिसने फैक्ट्री लगाई है उस पर पूंजी पर किसका अधिकार होगा? जिसने वो पूंजी लगाई है उस पूंजीपति का होगा। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, क्योंकि पूंजीपति तो कुछ नहीं करता, भाई इन्होंने फैक्ट्री लगा दी, काम तो मजदूर करेंगे, तो मुनाफा किसको जाएगा? लेकिन जो जिसने पूंजी लगाई है उसको जाता है। तो ये कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि पूंजीपतियों को मुनाफा जो है वो मेहनत की मजदूरों की मेहनत से ही प्राप्त होता है। और मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे, उसको इकट्ठा रखते जाएंगे अपने पास मुनाफे को, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि मजदूर इतनी मेहनत करता है, उसे जब भी उसकी जितना वो मेहनत करता है उससे अकॉर्डिंग भी उसे पैसा नहीं दिया जाता, तो तब तक उस स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं था इनकी मजदूरों की। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि इनको क्या करना पड़ेगा? अगर मजदूर चाहते हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो, उनकी दशा भी अच्छी हो, तो उन्हें पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है इसको उखाड़ के फेंकना होगा। और मार्क्स का ये विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। पूरे समाज का उस पर नियंत्रण रहेगा और स्वामित्व भी पूरे समाज का होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया, यानी कि जिस पर पूरे समाज का स्वामित्व हो, पूरे समाज का ही नियंत्रण हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो इसी को कहा गया साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज। मार्क्स को ये विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो इन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए समाजवाद के लिए समर्थन। तो समाजवाद के लिए समर्थन की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात है 1870 की। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार जो था वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। तो ये समाजवादियों ने क्या किया? यहाँ पर द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। और इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया? अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए और इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। यानी कि काम के जो घंटे जिनसे बहुत घंटों तक काम करवाया जाता था कि उसमें कमी हो, और मताधिकार यानी कि मत डालने का उन्हें अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको SPD भी कहते थे, के साथ इन संगठनों के जो रिश्ते थे वो काफ़ी गहरे थे और संसदीय चुनावों में वो पार्टी की मदद भी करते थे। तो संसदीय चुनावों के टाइम पर ये क्या करते थे? यहाँ पर मदद भी करते थे इनकी।
पार्टी की। और 1905 तक ब्रिटेन यहाँ पर 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ट्रेड यूनियन के जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवाद कहीं भी सरकार बनाने में कायम नहीं हो पाया, यानी कि 1900 इस सब के बावजूद भी 1914 तक कहीं पर भी समाजवाद जो है समाजवादी वो अपनी सरकार नहीं बना पाए, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिर संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। हालांकि जो संसदीय राजनीति थी उसके अंदर इनके जो प्रतिनिधि थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादियों और रेडिकल का ही जो दबदबा था वो यहाँ पर बना रहा। तो साम्यवादी विचारधारा का नहीं, बल्कि यहाँ पर किस तरह का, तो समाजवादी जो थे उन समाजवादियों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो मिला, उन्होंने कानून भी बनवाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको यहाँ पर मेन जो भूमिका थी उसमें उनका रोल नहीं आया, अहम भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। अहम भूमिका जो निभाने में रहे ये उदारवादी, रेडिकल और यहाँ पर रूढ़िवादी ही रहे, इनका ही दबदबा बना रहा। अगर आप ये यहाँ चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरह से लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये जो चित्र है ये पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह एक ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून कहा जाता था, जिसे ये पेरिस की नगर परिषद थी कम्यून, पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो इस कम्यून पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था सरकार ने। और यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, और लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। हालांकि भाई ये जो सफल नहीं हुआ था, इनके द्वारा चलाया गया ये जो काम ही कर रहे थे, सफल नहीं हुआ आंदोलन एक तरह का, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग थे उन टुकड़ियों को यहाँ पर सरकार के द्वारा कुचल दिया गया था, इन पेरिस कम्यून के जो टुकड़ियाँ थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज़ की खुशी जताई गई, समाजवादी और समाजवादियों की जो पूर्व पीठिका थी उसने इसका यहाँ पर जश्न मनाया। इसको एक क्रांति को एक तरह से इन्होंने देखा कि इनके जो समाजवाद के समर्थक हैं उन लोगों ने इसका कम से कम विरोध तो किया, यहाँ पर ये लोग लड़े तो सही। तो यहाँ पर इसलिए इसको बेशक ये हार गए हो, ये बेशक कुचले गए हों, लेकिन फिर भी इन्होंने जमकर इसका जश्न मनाया। जो इनके जो समाजवादी थे, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक तो मज़दूरों के लाल झंडे का उदय वो इसी घटना से हुआ था। तो मज़दूरों के लाल झंडे का जो उदय है वो इसी पेरिस कम्यून से निकल के आया था। और दूसरा यहाँ पर जो कम्यूनार्डो थे, कम्यूनार्डो मतलब क्रांतिकारियों, तो कम्यूनार्डो ने अपने लिए यही झंडा चुना था, दो मोर से येस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून की और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 ईस्वी में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था, मोर से येस। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह समाजवादी यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम रूसी क्रांति की। तो यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, तो यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण जो था उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो 1917 में अक्टूबर क्रांति के जरिए जो रूस की सत्ता थी उस पर किसका कब्जा हो जाता है? समाजवादियों का, यानी कि अब यहाँ पर फाइनली समाजवादी आ गए हैं। और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो राजशाही का यहाँ पर क्या कर दिया गया? पतन कर दिया गया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया। और इसकी जगह पर यहाँ पर अक्टूबर की घटनाओं की वजह से यहाँ पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। और इस अक्टूबर की घटनाओं को ही यहाँ पर अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है।
अब ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए इस क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र हम डालते हैं। इससे पहले आप ये चित्र देखेंगे यहाँ पर, ये सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार है, जार निकोलस सेकंड 1900, ये इनका चित्र है। जार यहाँ पर कहा जाता है राजा को। अब हम देखते हैं रूसी साम्राज्य 1914 में। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। ये जो जार निकोलस सेकंड हमने यहाँ पर देखे, तो 1914 में इन्हीं का शासन था पूरे रूस और उसके साम्राज्य पर। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जो भू क्षेत्र थे, इसके अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, ये सभी रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। तो ये सभी इसमें आते थे, रूसी साम्राज्य के ये सब अंग हुआ करते थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य था ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जो जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो आज के जो मध्य एशियाई कंट्री हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं, उनके साथ साथ तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है, वो भी इसी में आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर देखिए आप, ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये उस टाइम का ही चित्र है। 1914 का यूरोप यहाँ पर दिखाया गया है। 1914 में यूरोप की क्या स्थिति थी? तो यहाँ पर जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थी। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया थी यहाँ पर केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर फ्रांस, रूसी साम्राज्य है, और ये जो आपको ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया दिखाया गया है, ये सभी यहाँ पर मित्र शक्तियाँ थी। तटस्थ राज्य जो कि न्यूट्रल रहते थे, ये कौन से थे? तो ये थे यहाँ पर एक स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और हॉलैंड। इसी के साथ ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले थे, तो ये थे ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ये बाद में जाकर केंद्रीय शक्तियों से मिल गए थे, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ये मिल गए थे। और ऐसे तटस्थ राज्य थे जो बाद में मित्र शक्तियों से जा मिले, यानी कि मित्र शक्तियाँ कौन है? रूसी साम्राज्य, फ्रांस से। तो ये थे पुर्तगाल, इटली, यूनान और रोमानिया। ये ऐसे देश थे जो जाकर यहाँ पर इनसे मित्र शक्तियों से जाकर मिल गए थे। ये ऐसे साम्राज्य थे। तो ये हमने चित्र देख लिया इसका। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि ये जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, यानी कि बहुत संख्या में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो इसमें यहाँ पर कैथलिक, प्रोटेस्टेंट और इसी के साथ मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और समाज किस तरह का था, अर्थव्यवस्था और किस तरह का था समाज। अगर आप यहाँ पर इस चित्र को देखें तो इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान। तो ये युद्ध से पहले की स्थिति है जहाँ पर ये बेरोजगार किसान दिखाए गए हैं। बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे, लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे, यानी कि खस्ता हाल मकान मतलब जिनकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो, ऐसे मकानों में रहते थे। और लंगरों में जहाँ पर फ्री का खाना मिलता है वहाँ पर ये खाना खाया करते थे। तो अर्थव्यवस्था और समाज देख लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। तो 85% जो पब्लिक थी वो केवल किस पर निर्भर थी? यहाँ पर खेती पर निर्भर थी उस टाइम भी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो खेती पर निर्भर थे वो यही थे, रूसी। इसके अलावा पूरे यूरोप में कोई भी इतना ऐसा देश नहीं था जो इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर निर्भर हो कृषि पर। तो रूसी साम्राज्य था जिसकी 85% जनता कृषि पर ही निर्भर थी। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती
पर निर्भर जो आबादी थी वो 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी, और रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। तो रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो अपनी ज़रूरतों के लिए तो करते ही करते थे, उसी के साथ वो बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। और रूस ये एक अनाज का बड़ा निर्यातक बना, यानी कि फिर रूस जो है बाद में चल के अनाज को एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा निर्यातक देश बना। उद्योग बहुत कम थे, यानी कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन जो था वो कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, और जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश की भी तेज़ी से बढ़ा। तो यहाँ पर उस समय से रूसी उद्योगों में भी जो विदेशी निवेश था, जो फ़ॉरेन लोग थे, जो मतलब फ़ॉरेन से जो निवेश हो रहा था वो भी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते ही कुछ सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन 4 गुना वृद्धि हुई। तो इन्हीं कारणों के चलते क्या होता है, कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुनी वृद्धि और स्टील में 4 गुना वृद्धि हुई। और सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, यानी कि इतने ही कारखाना मजदूर थे और इतने ही यहाँ पर कारीगर हुआ करते थे। कुछ टाइम बाद तो ऐसा हुआ 1900 के आसपास। ज़्यादातर जो कारखाने थे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। ज़्यादातर कारखाने क्या हुआ करते थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग की बड़ी फैक्ट्रियों पर सरकारी विभाग भी अपनी नज़र रखते थे, ताकि मजदूरों से ज़्यादा टाइम तक काम न कराया जाए और उनको वेतन भी ठीक मिले। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे, यानी कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे वो भी इनको रोक नहीं पाते थे, यानी कि इन नियमों का उल्लंघन फिर भी होता था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की जो पालियाँ थी वो प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, यानी कि एक पाली में 15 घंटे तक काम कराया जाता था। जबकि कारखानों में मजदूर जो थे वो आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे, यानी कि 10 घंटे या 12 घंटे काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तरह की व्यवस्था मौजूद थी, यानी कि मजदूरों के लिए भी कमरे भी होते थे और डॉर्मिटरी भी होती थी इनके रहने के लिए। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, और बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही आकर बस चुके थे, यानी कुछ तो ऐसे थे जो यहाँ पर अस्थायी रूप से आ गए थे शहरों में, लेकिन कुछ ऐसे थे जो स्थायी रूप से परमानेंटली आकर शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी फ़र्क था, यानी कि उनके बीच जो एबिलिटी थी, दक्षता थी, एफिशिएंसी थी, उसके भी स्तर में भी काफ़ी फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, यानी कि जो धातुकर्मी होते थे वो लोग सभी मजदूरों में खुद को क्या मानते थे, साहब मानते थे। और उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जो ज़रूरत रहती थी, क्योंकि उनका काम में भाई ज़्यादा निपुणता की ज़रूरत रहती थी, ज़्यादा ही प्रशिक्षित होना चाहिए इंसान उस काम को करने के लिए। फिर 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें जो पुरुष मजदूर थे उनके मुकाबले कम वेतन मिलता था, यानी कि औरतों को कम वेतन दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन जो थे वो बहुत कम थे जो एक दूसरे की मदद के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये आपको दिखाया गया है क्रांति से पूर्व रूस में एक डॉर्मेटरी में बने हुए बंकर में सोते हुए मजदूर। तो ये जब क्रांति हुई थी रूस की, उससे पहले का ये चित्र है। ये एक डॉर्मेटरी है, उसमें बने हुए बंकर में सो रहे हैं। तो ये पालियों में बारी बारी सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे, यानी कि डॉर्मेटरी में यहाँ पर ये लोग सोते थे बारी बारी से, और इसी के साथ यहाँ पर ये खुद ही रहते थे। यहाँ पर अपने परिवार को ये लोग नहीं रख सकते थे डॉर्मेटरी के अंदर। अब यहाँ पर इन विभेदों के बावजूद, यानी कि इतने सब भेदभाव चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उनसे काम कराया जा रहा था, घंटों घंटों तक वेतन भी नहीं मिल रहा था ठीक से। महिलाओं को तो पुरुषों से बहुत ही कम वेतन दिया जाता था।
तो इन सब विभेदों के बावजूद भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या फिर उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें जो थी वो काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। इसके बाद जो देहात की ज़्यादातर ज़मीन थी उस पर किसान खेती किया करते थे। तो देहात वाली ज़मीन थी उसकी ज़्यादातर ज़मीन किसान पर खेती करते थे। लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। जिस तरह से मजदूर बटे हुए थे उस तरह से जो किसान थे वो भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। यानी कि ये जो किसान थे ये इनका सम्मान नहीं करते थे, सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि ज़ार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली थी। यानी कि सामंतों और नवाबों को जो इज्जत या हैसियत जो भी मिली थी इनको वो उनकी योग्यता या उनके अकॉर्डिंग नहीं मिली थी, बल्कि वहाँ जो जार यानी कि जो राजा था उस राजा के प्रति जो उनकी सेवा थी, निष्ठा थी, उसके बदले में उन्हें यहाँ से वो चीज़ें, ये हैसियत उनको मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान ये चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। तो रूस के जो किसान थे वो क्या चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन जो है वो छीनकर जो है किसानों में बांट दी जाए, और बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। यानी कि बहुत सारे वो लगान थे उनको भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। और 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। यानी कि 1905 में ऐसी घटनाएं जो थी वो रूस में बहुत ज़्यादा घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यानी कि जो रूस के किसान थे वो यूरोप के किसानों से एक तरह से और भिन्न थे। किस तरह से? यहाँ के जो किसान थे वो समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। यानी कि कम्यून यहाँ पर इनकी जैसे कम्युनिटी बना कर रखते थे तो उनको ज़मीन दे देते थे, वो परिवार की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर फिर उनको बांटा करता था ज़मीन को। यहाँ देखते हैं उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर शलियापिकनोव। इनके वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। तो अब हम देखते हैं कैसे बैठकें आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित यानी कि अधिकृत मुद्दों के जो संबंधित मामले थे उन मामलों पर कानूनी बैठकें बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी। यानी कि जब ज़रूरत होती थी तो गैर कानूनी बैठकें भी कर ली जाती थी। लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक जो मजदूर थे वो दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक जो था वो टेलीफोन पर पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण यहाँ पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे किसानों के द्वारा। अब हम बात करेंगे रूस में समाजवाद। तो रूस में समाजवाद किस तरह से आया? तो यहाँ पर 1914 में पहले रूस में सभी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। तो 1914 से पहले रूस में सभी जो पार्टियाँ थी वो गैरकानूनी थी, कोई कानून के अनुसार नहीं बनी हुई थी। लेकिन जो इनको मार्क्स के विचार को मानने वाले थे इन्होंने यहाँ पर फिर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के
रूप में काम करना पड़ता था। इसी पार्टी का एक अखबार निकलता था और उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित कराए। यानी कि ये अखबार भी निकालते थे और इसके अनुसार ही इनको पढ़कर ही कई हड़तालें भी हुई जो मजदूरों ने इनको पढ़ा। कुछ रूसी समाजवादियों को ये लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे यह पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भाव वाले लोग हैं। भाई अगर कोई अपनी ज़मीन को बांट रहा है तो उनके अंदर सिंपल सी बात है समाजवाद की भावना है। और इसी आधार पर उनका ये मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, कि यहाँ पर जो किसान है वही यहाँ पर शक्ति बनेंगे इस क्रांति की, ना कि मजदूर। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। फिर 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी जो थे वो काफ़ी सक्रिय थे। फिर सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन जो है वो फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। जो सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन है वो फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर जो समाजवादी लोकतंत्रवादी थे यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स थे, ये खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। यानी कि जो समाजवादी क्रांतिकारी थे ये उनसे सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन क्या मानता था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन्हीं आपसी मतभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते, ऐसा मानना था लेनिन का। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया ये सोचते थे कि ज़ार यानी कि राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। यानी कि ये मानते थे कि दमनकारी समाज में जो पार्टी है वो अत्यंत ही अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व उस स्तर पर उसका नियंत्रण पूरा होना चाहिए। दूसरा खेमा मंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को जो है सदस्यता वो दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं उथल पुथल का समाज, 1905 की क्रांति। तो रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, और राजशाही मतलब जो बिल्कुल जो एक तरह से अब जिनका राज चलता था, जहाँ पर किसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही सरकार थे, खुद ही जो कहते थे वो कहते थे। तो निरंकुश यहाँ पर रूस क्या था, तो एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी ज़ार संसदीय राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक भी जो ये राजा था यहाँ का, ज़ार था, ज़ार मतलब राजा जो था यहाँ का, वो भैया संसद के अधीन था ही नहीं। वो अपने राजशाही से ही यहाँ पर शासन को चला रहा था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। तो यहाँ पर सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था इन्होंने। और रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों ये मुस्लिम बहुल इलाकों में इनका समर्थन इनको मिला। फिर रूसी मज़दूरों के लिए 1904 है, इसका साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। यानी कि जो रियल वेतन था उसमें 20% की गिरावट आ गई। इतनी महंगाई एकदम से यहाँ पर बढ़ती है। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। यानी कि जैसे ये मुसीबत सामने आई तो मज़दूरों ने भी क्या काम करना शुरू किया, सब अपना एक यूनिटी बनानी इन्होंने भी स्टार्ट कर दी, उसमें भी मजबूती आई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को
प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और अगले कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और इसी के साथ साथ वेतन में वृद्धि करने और कार्यस्थिति में सुधार करने की मांग करते हुए यहाँ हड़ताल पर चले गए। तो यहाँ पर ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं कि काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाए, वेतन में वृद्धि की जाए, उनके कार्यस्थितियों में भी सुधार किया जाए, और इसलिए वो लोग हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो था ये जार का महल था, जार मतलब राजा, तो राजा के महल को जाना जाता था विंटर पैलेस के नाम से। तो इसके सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। तो इसने क्या किया, पुलिस और कोसैक्स ने यहाँ पर मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग ये मारे गए थे इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है इस घटना को। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो 1905 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, इसी घटना से होती है। सारे देश में हड़तालें होने लगी, सारे देश में हड़तालें शुरू हो गई, जबकि नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना हो गई। तो अब देखते हैं निरंकुश राजशाही क्या है। तो निरंकुश, जैसे कि इसे बताया, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। तो राजा का बिना रोक टोक का शासन ही क्या कहलाता है, निरंकुश राजशाही। जदीदी क्या था, ये रूसी साम्राज्य में सक्रिय जो मुसलमान सुधारवादी थे वो कहलाते थे जदीदी। जो मुस्लिम समुदाय था, जो कि सक्रिय मुस्लिम समुदाय जो कि सुधार के पक्ष में थे। वास्तविक वेतन क्या था, यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1905 की क्रांति के दौरान क्या होता है, आप देखते हैं। तो 1905 की क्रांति के दौरान ज़ार यानी कि जो राजा था, ज़ार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। तो यहाँ पर संसद को किस नाम से जाना गया, ड्यूमा। तो यहाँ पर एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर यहाँ पर अपनी क्या दे दी थी, इसने सहमति दे दी। और क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियाँ भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर इनको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियाँ लगा दी गई। ज़ार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। यानी कि ये जो संसद बनी, पहली संसद को तो 75 दिन के भीतर और जो दूसरी संसद थी उसको 3 महीने के भीतर इन्होंने बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। ये जो जार था यहाँ का, उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। इसने क्या काम किया यहाँ पर भाई, ये जो रूढ़िवादी नेता थे उसको इसने तीसरी ड्यूमा में भर लिया और जो उदारवादी थे और क्रांतिकारी थे इन सबको क्या कर दिया, बाहर रखा इस सब चीज़ों से। तो अब हम देखेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो ये बात है 1914 की। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। किस किस के बीच, 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच। एक खेमे में तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की जो कि केंद्रीय शक्ति थे। अभी हमने ऊपर देखा था ना चित्र में, तो केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन थे यहाँ पर, जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये केंद्रीय शक्ति थे। एक खेमे में थे यानी कि एक पार्टी में, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो इसी युद्ध को क्या कहा जाता है, पहला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इन सभी के जो साम्राज्य थे वो यूरोप के बाहर भी थे, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है।
इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, यानी कि राजा का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया और जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्द रख दिया। तो यहाँ पर जर्मनी विरोधी यहाँ पर लोगों के अंदर भावना थी, जिसके कारण लोगों ने क्या काम किया, जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम चेंज करके पेट्रोगार्द रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था ये जर्मन नाम था। तो सेंट पीटर्सबर्ग एक क्या था, जर्मन नाम था। जारीना, जारीना जार की पत्नी यानी कि महारानी को कहा जाता था जारीना। अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल होने का कारण, यानी कि ये जो इनकी पत्नी थी ये जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रास्पुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय यहाँ पर बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर जो चल रही लड़ाई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक जो थे वो पूर्वी सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई कर रहे थे। तो पश्चिम में जो सैनिक थे वो पूर्वी सैनिकों की सीमा पर बनी जो खाइयाँ थी उनसे लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि जो पूर्वी मोर्चे पर सेना थी, पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। तो जैसे ही सेना की हार हुई, इससे रूसियों का मनोबल टूटने लगा। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। फिर 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो इस दौरान 70 लाख लोग मारे जा चुके थे 1917 तक। और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। और फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी कि 30 लाख से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी हो गए, जो दूसरे देशों में जिनको जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के लिए भी इनको कुछ नहीं बचा। इन हालातों ने सरकार और ज़ार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वो लोग भी लड़ना नहीं चाहते थे। देखिए यहाँ पर जो ये चित्र आपको दिखाया गया है, ये चित्र देखिए एक बार, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का ही चित्र है। ये रूसी सिपाही इसमें दिखाए गए हैं। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। तो जो शाही रूसी सेना थी इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी क्या हो जाती है, फिर ढह गई। इसके बाद क्या होता है, युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। तो यहाँ पर इन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। इसी के साथ क्या होता है, युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। और रूस ने अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत ही कम थे। और अब तो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति थी, जो और देश यहाँ पर व्यापार करते थे, वो भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। तो जहाँ से बाल्टिक समुद्र से होकर जो सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये इसका उद्योग जो था वो भी ठप हो गया। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। तो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो रूस के जो औद्योगिक उपकरण थे वो तेज़ी से बेकार होने लगे। और 1916 तक इनकी जो रेलवे लाइन थे वो भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया और देश भर के मज़दूरों की कमी पड़ने लगी। देश भर में मज़दूरों की यहाँ पर कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी जो वर्कशॉप थी वो भी ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ गई कि 1916 में रोटी के लिए यहाँ पर दंगे होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोगार्दों में क्रांति। ये क्लास पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
बाकी आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।